वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिस्टिंग वाली पीडीएफ से इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी को फिनिश कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे वीडियोस इसके आ चुके हैं और एक मेजर पोर्शन जो है वो ज्योग्राफी का फिनिश हो चुका है ऑलरेडी लिस्टिंग की इस पीडीएफ के थ्रू। सो प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्ले में जाएँ और हर एक वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम कोर कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है और हर दिन के साथ आप अपने आप को और ज़्यादा तैयार पाएंगे एग्जामिनेशंस के लिए। सो अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आरओ हो गया या फिर बीईओ हो गया या फिर आपका लोअर पीसीएस जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इसका फॉर्म आएगा, सो उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम कहें तो जितने भी अभी आपके यूपी के एग्जाम्स होने या फिर आप किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पूरी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, आज की इस वाले जो सेशन है इसकी शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं? भारत के जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है इस वाली लिस्ट से। तो यहाँ पर आपको ये जो ऊर्जा प्लांट है कहाँ पर ये लोकेटेड है, कौन से स्टेट में, बेसिकली आपको यही याद रखना है। इसके अलावा अगर आप इनका ईयर याद रख पाएँ तो बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तारापुर की, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये परमाणु ऊर्जा प्लांट और ये 1969 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद रावत भाटा की बात करें तो ये आपका राजस्थान का है और 1972 में इसको स्थापित किया गया। कलपक्कम की बात करें तो ये तमिलनाडु में। बेसिकली आप देखोगे एग्जामिनेशन में तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, जहां पर आपसे और कुछ नहीं होता, सिंपल आपको एक तरफ स्टेट दे देंगे, एक तरफ ऊर्जा केंद्र दे देंगे, आपसे कहेंगे इसको मैच कराओ, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा इसमें से कौन सा मैच्ड है या फिर कौन सा मैच नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने कलपक्कम की बात करी, तमिलनाडु में है और 1984 में इसको स्थापित किया गया। नरौरा की बात करें उत्तर प्रदेश का है, इसका ईयर ज़रूर याद रखिए 1989, क्योंकि आप यूपी स्पेसिफिक अगर तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की किसी एग्जामिनेशन की तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम बात करें और बात करें आपका ककरापारा की, तो ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में है और 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। कैगा की बात करें कर्नाटका में लोकेटेड है और 1993 में इसको स्थापित किया गया। कुंडनकुलम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में और 2002 में इसको स्थापित किया गया। जैतपुर की बात करें महाराष्ट्र में है और 2017 में इसको स्थापित किया गया। वहीं हम बात करें बारगो चुटका की, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है और 2015 में स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के कारण 2017 में ये जो था उसको स्थगित किया गया। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसकी कवादा चुटका, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में और डिस्प्यूटेड है ये भी, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र पर। तो ये है आपका छाया मीठी विरदी, ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में और अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा दो ये यहाँ पर प्रस्तावित है, एक है आपका कुम्हारिया जो कि आपका गोरखपुर हरियाणा में है, ठीक है। दूसरा है आपका माही बांसवाड़ा जो कि राजस्थान में प्रस्तावित है। इसके बाद एक दूसरी, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे हरित क्रांति का
बड़ा और छोटे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले बड़े किसानों की बात करते हैं। बड़े किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इनके ऊपर फ़र्क पड़ा, तो उच्च उत्पादक फसल किस्मों का इनके द्वारा शीघ्रता से उसको अपनाया गया। दूसरा, कृषि उत्पादकता और उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। खाद और पोषण, आवास, शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य में सुधार दर्ज किया गया। अचल संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई। बेहतर जीवन स्तर उनको मिला। प्रत्याशित आयु का बढ़ना इसमें होगा। और इसके अलावा बड़े किसान जो थे वो धनी हो गए। ग्रामीण समाज का ध्रुवीकरण हुआ और सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई। मतलब जो बड़े किसान थे उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है ग्रीन रेवोल्यूशन का। वहीं अगर हम बात करें छोटे और सीमांत किसानों की, तो उच्च उत्पादकता फसल जातियों का धीमी गति से अपनाया जाना, क्योंकि भाई फाइनेंस की दिक्कत, उसके अलावा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की दिक्कत, चीज़ों को समझने की जो सोच होनी चाहिए वो सोच की कमी, तो इस सब की वजह से जो उच्च उत्पादक फसल जातियां हैं इनका धीमी गति से अपनाया जाना इसकी एक पूर्ण रहा। इसके अलावा कृषि उत्पादकता और उत्पादन में कम वृद्धि, मतलब जो वहाँ पर पॉजिटिव रहा बड़े किसानों के लिए वो यहाँ पर निगेटिव। इसी तरीके से खाद्य, पोषण, आवास, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य में कम अथवा कोई सुधार नहीं दर्ज किया गया। अचल संपत्ति घट गई इनकी। जीवन स्तर में जो है वो गिरावट आई। प्रत्याशित आयु में कोई बढ़ोतरी नहीं अथवा कमी यहाँ पर दर्ज की गई। छोटे किसानों में गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। गरीब किसान एकजुट होते गए और सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई। तो ये इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के, जो बड़े किसान रहे और जो छोटे किसान रहे उनके ऊपर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लिस्ट पर। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसमें हम भारत के प्रमुख उर्वरक उत्पादक उद्योग की बात करेंगे। सबसे पहले हम उपक्रम की बात करेंगे, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है और रिमार्क उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। द फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। सिंदरी और नांगल पंजाब में ये लोकेटेड है और इसकी 4 इकाइयां हैं। सिंदरी झारखंड में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में और रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड। 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब ये जो है भटिंडा, नागल, पानीपत और विजयपुर यहाँ पर ये लोकेटेड है। अब इसके लिए रिमार्क की बात करें तो विशेषीकृत कैल्शियम और अमोनियम नाइट्रेट इसका इसके थ्रू उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आपका 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 5 कार्यकारी इकाइयाँ जिसमें बरौनी बिहार में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, नामरूप असम में इसकी 3 इकाइयाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइज़र लिमिटेड। ये जो है आपका 1978 में इस्टेब्लिश किया गया इसको। इसके बाद अगला है आपका फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर। ये आपका 1943 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और कोची में इसकी 2 इकाइयाँ, उद्योग मंडलम में 1 इकाई है इसकी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें 1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। चेन्नई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है और राष्ट्रीय इरानियम ऑयल कंपनी के सहकारिता में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद लास्ट है आपका द पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। 1981 यानी कि 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है और प्रथम कारखाना 1986 में स्थापित हुआ और दूसरा इसका भाग 1992 में पूरा हुआ। इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। अब ये जो आप देख रहे हो इसमें हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करें आपका राजमार्ग संख्या 44 की, जो कि इसका पुराना नाम क्या था, NH7। टोटल लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर लंबी है ये, श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है आपका NH44, जो कि प्रीवियसली NH7 के नाम से जाना जाता था, ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद NH27 की बात करें तो ये जो है आपका 3507 किलोमीटर लंबा है और पोरबंदर से सिलचर है। इसके बाद
हम बात करें NH48 की, जो प्रीवियसली NH8 के नाम से जाना जाता था, ये 2807 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली से चेन्नई के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें NH52 की, जो कि आपका 2317 किलोमीटर लंबा है। ये हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले, औरंगाबाद, बीजापुर और हुबली, इनसे होकर गुजरता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें NH30 की, जो कि 2010 किलोमीटर लंबा है। सितारगंज उत्तराखंड से लेकर ये आपका इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश के बीच में ये फैला हुआ है, मतलब ये पूरा इसका छोर है इसके दोनों। NH6 की बात करें, जो कि आपका 1873 किलोमीटर लंबा है। हजारा, धुले और नागपुर, रायपुर, संबलपुर और बहारा घोड़ा और कोलकाता, इसके बीच में है ये, ठीक है। इसके बाद NH53 की बात करें, ये आपका 1781 किलोमीटर लंबा है और ये भी आपका हजीरा गुजरात से निकलता है और उसके बाद पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें NH16, जिसका पुराना नाम क्या था आपका NH5, ये 1659 किलोमीटर लंबा है और स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग जो वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद NH2 की बात करें, जो पहले NH2 हुआ करता था, अब क्या है उसका नया नाम NH19, जो कि 1435 किलोमीटर लंबा है और ये आपका दिल्ली कोलकाता ग्रैंड ट्रैक रोड का ऐतिहासिक हिस्सा है। अच्छा, ये हमारा छूट गया अभी NH17, जो पुराना नाम था, रीसेंट मतलब अभी जो अपडेटेड नाम है NH66 है। ये जो है आपका 1593 किलोमीटर लंबा है और पनवल से कन्याकुमारी तक जाता है। इसके बाद NH34 की बात करें, 1426 किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री बांध उत्तराखंड से आपका लखनादौन जबलपुर के बीच में है। NH2 की बात करें, ये आपका 1214 किलोमीटर लंबा है। डिब्रूगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस सब के बीच में है, ठीक है। और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा है, जो कि आपका NH12 है। इसके बाद NH13 की बात करें, पुराना नाम 229, ये 1150 किलोमीटर लंबा है। ये आपका तवांग अरुणाचल प्रदेश से पाराघाट असम तक जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद NH47 की बात करें, ये आपका 1080 किलोमीटर लंबा है और ये आपका बम्बनबोर गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र के बीच में है। इसके बाद NH31 की बात करें, ये आपका 968 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारी लिस्ट जो अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं, इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, इट्स अप टू यू, आपको करना ही होगा ये, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ आए, इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। इतने भर से आपका काम हो जाएगा, तो इतना तो आपको कंठस्थ करना ही होगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है। चलिए।